हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज जो हम सीरीज़ 2000 एमसीक्यू हमने स्टार्ट की थी उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ आपकी मोर देन 1 आवर तक क्लास है जो चल सकती है। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और जिन भी लोगों ने अभी तक यूपी एनएचएम के अलावा नवोदय विद्यालय समिति की जो स्टाफ नर्स वैकेंसी है वो, और जो अदर स्टेट के लिए वैकेंसी आ रही हैं, बिहार में ट्यूटर के लिए वैकेंसी है, एम्स नागपुर में वैकेंसी है, एम्स मंगलगिरी में वैकेंसी है। तो जहाँ पर भी आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। यदि आप पहले ही अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपकी टेंशन भी कम हो जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि ये क्या है, नवोदय एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं जिनका नवोदय स्टाफ नर्स में एग्ज़ाम है, क्या है कर्नाटक सीएचओ के लिए हेल्पफुल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हेल्पफुल हैं। सभी लोगों के व्यूज़ को देखते हुए, सभी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल लैंग्वेज में जो रखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो रिसेंट में भी बहुत सारी वैकेंसी हैं, आप प्लीज़ सभी के लिए अलग अलग जगह है जो फॉर्म फिलअप कीजिए, जिससे आपके अपकमिंग टाइम में जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और चैनल पर जो बेल आइकॉन बटन होता है उसको प्रेस करके ज़रूर रखें, जिससे आपके स्पेशली जो वैकेंसी को लेके नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो पाए। और आज ही हम आफ्टर दैट क्लास की अभी रिसेंट में कितनी वैकेंसी हैं वो सभी एक बार मैं आपको रिवाइज़ करके बता दूंगी। एटलीस्ट अभी रिसेंट में 10 से 12 जगह वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आप लोग अलग अलग जगह है जो फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट इसमें ऐसी भी हैं जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंड तक जरूर बने रहें। जो सीरीज़ नंबर 6 है आपके एनवीएस सीएचओ ईएसआईसी एनएचएम डीएसएसबी का जो कैलेंडर लाया गया है, डीएसएसबी ने लाया है उनके लिए, तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। एंड तक बने रहें। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो 50 एमसीक्यूज़ हैं आपके, उसके साथ साथ आपके विथ रीजनल के एटलीस्ट 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। और 28 जनवरी को 28 जनवरी को हमारी ऐप है जो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। आप सभी को लिंक डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जो भी लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वहाँ यूट्यूब में आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। सभी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी 28 जनवरी को। तो आप 1 डे का और वेट कीजिए, क्योंकि कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हो गया है, बट अब और ज़्यादा डिले नहीं होगा। 28 जनवरी को आपके लिए ऐप है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो यहाँ पर सीरीज 6 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है देखिए आप लोग, मोस्टली क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने टाइप किए हुए हैं। स्पेशली क्वेश्चन जिनको भी जो इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन समझने में, क्योंकि यदि आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपके लिए इजी रहेगा। तो क्वेश्चन है, थायामीन थेरेपी इन एल्कोहलिक पेशेंट इज टू प्रिवेंट, शराबी रोगी में थायामीन थेरेपी है जो क्यों दी जाती है। थायामीन थेरेपी जो अल्कोहलिक वाले पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म से शराब पीने वाले लोग होते हैं, उनको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो साथ में थायामीन भी दिया जाता है। तो ऑप्शन में है यहाँ पर कि ये क्यों दिया जाता है, अल्कोहलिक डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए, हंटिंगटन्स डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस और वर्निक्स डिसीज या फिर कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये दोनों कंडीशन सेम है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए थायामीन दिया जाता है। विटामिन बी वन है जो दिया जाता है यहाँ पर। तो जो वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस है, इससे प्रिवेंट करने के लिए थायामीन थेरेपी दी जाती है। जिन भी लोगों के लिए अल्कोहल के जो पेशेंट होते हैं, अल्कोहलिक वाले लॉन्ग टर्म से शराब पीते हैं, उनको जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो डिटरेंट थेरेपी दी जाती है, या फिर उनको कुछ अदर ऐसी थेरेपी दी जाती हैं जिससे उनके जो विड्रॉवल सिम्टम के साथ साथ उनको शराब पीने की आदत को ही छुड़वाया जा सके। तो उन सभी के लिए तो थायामीन थेरेपी क्यों दी जाती है, वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस में क्या होता है कि इसमें वर्निक्स इंसेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये दोनों चीज़ें हैं जो क्या हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं। तो उसी को रोकने के लिए थायामीन थेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वर्निक कोर्साकॉफ साइकोसिस।
और ये क्यों होती है एल्कोहलिक पेशेंट में? क्योंकि थायमिन की कमी के कारण। इसीलिए जब थेरेपी दी जाती है तो साथ में विटामिन B1 और थायमिन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन। तो यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के MCQs नहीं है। यहाँ पर जो MCQs हैं वो आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से भी हैं, 2 या 3 क्वेश्चन साइकेट्रिक से भी लिए गए हैं, एनाटॉमी से भी क्वेश्चन है, गायनेकोलॉजी से भी हैं, तो सभी क्वेश्चन मिक्सड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन। तो पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर लीवर में? तो यहाँ पर जो पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो थायमिन थेरेपी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर एल्कोहलिक पेशेंट को लेके, जब क्रोनिक एल्कोहलिज्म के जो पेशेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म तक जो लोग शराब पीने वाले लोग होते हैं, तो उनमें थायमिन की कमी होगी। जब थायमिन की कमी होती है तो ब्रेन टिश्यू इस्चीमिया में क्या होगा कि जो टिश्यूज़ की डेथ है वो होना स्टार्ट हो जाती है, सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है। देन आफ्टर वर्निक्स कंडीशन होगी और आफ्टर दैट कोर्साकोफ। पहले आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, वर्निक्स एंड कोर्साकोफ, दोनों ये अलग अलग हैं। यदि सिंड्रोम में आ जाता है तब भी ये विटामिन B1 और थायमिन की कमी के कारण होगी, और सिंड्रोम में पूछते हैं तो वर्निक्स कोर्साकोफ सिंड्रोम भी होगा। तो वर्निक्स में क्या होगा? एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेज होगी एंड एटेक्सिया की सिचुएशन डेवलप होगी, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होगी वर्निक्स। यदि कोर्साकोफ की बात आती है तो कोर्साकोफ लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, एमनेसिया होगा, कन्फेबुलेशन होगा और साइकोसिस है जो आपको सिचुएशन डेवलप होगी। तो इसीलिए थायमिन थेरेपी का एक क्वेश्चन एल्कोहलिक पेशेंट एल्कोहलिज्म को लेके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जो मोस्टली ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है एल्कोहल में, ऐसा कौन से जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं जो आपको डेवलप होते हैं, जो भी लोगों को यदि अचानक से आप शराब छुड़वा देते हैं या फिर उनकी थेरेपी होती है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पेयर्स पैचेस कहाँ पर पाए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन था पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन। तो पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर पेयर्स पैचेस को टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। इलियम रीजन में पेयर्स पैचेस हैं जो पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इलियम रीजन, यहाँ पर क्लस्टर्स फॉर्म में पेयर्स पैचेस आर क्लस्टर ऑफ सब एपिथेलियल लिम्फॉइड फॉलिकल्स फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द इलियम रीजन, जो कि ओवल और रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं। एंटी मेजेंट्रिक वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो इनका एक अलग ही टाइप का काम होता है जो कि एम सेल्स से बने हुए होते हैं। ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। जो एपिथेलियल सेल्स है पेयर्स पैचेस के पास, किसकी बनी होती हैं? एम सेल्स की। तो इतना याद नहीं रखने की ज़रूरत है, आपको ये याद रखना है कि पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम रीजन में पाए जाते हैं और इनको टॉन्सिल्स ऑफ द इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जीका डिसीज। तो जीका वायरस यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो जीका रोग के बारे में सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है जीका वायरस को लेके। बीच में जीका वायरस है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। जीका वायरस, निपाह वायरस, तो ये सभी वायरस हैं जो जीका डिसीज़ को लेके सही क्या नहीं है। ऑप्शन में है causes microcephaly in newborn, caused by a virus and spreads sexually, caused by bacteria and spreads by contamination, mosquitoes are the vectors। तो यहाँ पर जो जीका वायरस को लेके पॉइंट सही नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो वो है caused by bacteria and spread by the contamination। जीका वायरस फैलता कैसे है? देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें बताई हुई हैं। तो जीका वायरस है जो जीका डिसीज़ है, एक वायरस के थ्रू होने वाली डिसीज़ है। तो यहाँ पर जो सही नहीं था वो क्या था? बैक्टीरिया। तो ये जो वायरस है जीका डिसीज़, जो कि फ्लेविब्रेडा फैमिली से बिलोंग करता हुआ वायरस है, जो कि डे टाइम एक्टिव एडीज मॉस्क्यूटो से फैलता है, ये भी याद रखना है। डेंगू का आपको पता है, मलेरिया का पता है, सभी के पता होंगे, बट जीका के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? डे टाइम एक्टिव एडीज मॉस्क्यूटो, जिसकी 2 स्पीसीज़ हैं, एगेप्टी एंड एल्बोपिक्टस।
कौन कौन सी? एडीज एगिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस, ये 2 स्पीसीज़ हैं जो कि डे टाइम मॉस्क्यूटो हैं जिनके थ्रू ये होगा। तो इनका आपको मेनली ये याद रखना है कि जीका वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता वायरस है, तो ये फ्लेविब्राइडा एंड एडीज मॉस्क्यूटो से एडीज मॉस्क्यूटो है जो इसका कॉज होगा। तो यहाँ पर जनरली जीका फॉरेस्ट है जो उसमें युगांडा में सबसे पहले जीका डिसीज़ है जो स्प्रेड हुई थी, याद रखें। सबसे पहले जीका डिसीज़ कहाँ स्प्रेड हुई थी? युगांडा में। तो यहाँ पर जीका वायरस को लेके आपके लिए 4 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट कि ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 1947 में युगांडा में। जीका डिसीज़ है जो कि जीका वायरस के द्वारा होगी, जो कि फ्लेविब्रेडा फैमिली से, और जो स्प्रेड है, स्प्रेडिंग नेचर है इसका किसके द्वारा होगा? एडीज मॉस्क्यूटो की 2 स्पीसीज़ है, एडीज एगिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस, जिसके थ्रू ये डिसीज़ फैलती है। और यदि यहाँ पर जो ऑप्शन में कॉजेज माइक्रोसेफेली इन न्यूबॉर्न, ये बिल्कुल सही है कि यदि मदर को इनकेस जीका वायरस है जो हो जाता है, जीका डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाती है, तो जो बच्चा होगा उसमें माइक्रोसेफेली जो हेड की साइज़ है वो बहुत कम होगी। कॉज्ड बाय वायरस एंड स्प्रेड सेक्सुअली, तो यह से बिल्कुल सही है कि जीका वायरस है जो जीका वायरस फ्लेविब्रेडा फैमिली का जो वायरस है वायरल डिसीज़ ही है और सेक्सुअली भी स्प्रेड हो सकती है। और वेक्टर इसके क्या है? मॉस्क्यूटो ही हैं। तो वेक्टर यदि पूछते हैं तो मॉस्क्यूटो एडीज मॉस्क्यूटो है। वायरस पूछते हैं तो जीका वायरस होगा। और इसमें जो फर्स्ट केस पूछते हैं तो युगांडा में इसका पहला केस है जो डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बॉडी मास इंडेक्स रेंज फॉर ओवर वेटेज, तो अधिक वजन के लिए बॉडी मास इंडेक्स की रेंज क्या है? BMI रेंज यहाँ पर पूछी है। तो ओवर वेट के लिए आपको बताना है। ऑप्शन में अबव 30, नेक्स्ट ऑप्शन है 22.9 टू 27.9, 18.5 टू 24.9, 25.0 टू 29.9। तो ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो पूरे वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें। तो BMI है जो बॉडी मास इंडेक्स की रेंज है ओवरवेट के लिए यदि पूछी जाती है तो होगी 25 से 29.9, 25.0 टू 29.0। अब यहाँ पर ओवरवेट पूछा है, ज़रूरी नहीं आपसे ओवरवेट ही पूछे, हो सकता है आपसे अंडरवेट पूछ ले, नॉर्मल BMI पूछ ले, या फिर ओवरवेट के लिए BMI है जो पूछ ले। तो BMI का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखेंगे। तो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट इन किलोग्राम। आपका जो वेट है वो किलोग्राम में, इसको डिवाइड किया जाता है किससे? हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट किस में नापी जाती है? यहाँ पर मीटर स्क्वायर में। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि नॉर्मल BMI, अंडरवेट का मतलब है यहाँ पर जो भी लोग माल नरिश्ड हैं उनकी BMI रेंज क्या होगी, बॉडी मास इंडेक्स रेंज क्या होगी? तो बिलो यदि 18.5 से कम है, यदि बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है, 18.5 से कम है, तो ये अंडरवेट या फिर माल नरिशमेंट में आ जाएंगे। नॉर्मल BMI होती है 18.5 से लेकर 24.9 तक। जब नॉर्मल BMI की बात की जा रही है तो 18.5 से लेके 24.9 तक। फिर यदि ओवर की बात की जाती है आपसे तो 25 से लेके, यहाँ पर ये देखिए ओवर वेट बस पूछा जाता है तो 25 से लेके 29.9, 29.9 ओवर वेट वालों के लिए BMI है। एंड देन फिर ओबेसिटी की क्लास स्टार्ट होती है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर 5-5 करके जो BMI बढ़ती जा रही है, 5+ होते जा रहे हैं, तो वो ओबेसिटी की क्लास में आ जाएंगे। 29.9 तो ओवरवेट में हो गया। फिर यदि क्लास फर्स्ट पूछते हैं 30.0 टू 34.9 क्लास फर्स्ट, फिर 35 से लेके 39.9 क्लास सेकंड, अब 40 जाता है तो BMI जो ओबेसिटी की क्लास है वो भी थर्ड क्लास में पहुंच जाएगा। और इसके बाद BMI की रेंज बहुत ही रेयर लोगों की होती होगी। और इनकेस जिनकी 30 से ज़्यादा होती है या फिर 35 से ज़्यादा होती है तो इनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको और जो अदर डिसीज़ हैं, स्पेशली कार्डियक हार्ट डिसीज़ हैं, उनसे आप बच सकते हैं।
तो यहाँ पर BMI का आपको फॉर्मूला किस जो अंडर वेट में और माल नरिशमेंट में नॉर्मल रेंज क्या, ओवर वेट में क्या है, फिर ओबेसिटी की क्लास में क्या BMI होगी ये आपको एग्जाम में आ सकती है, इसलिए यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन में थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल। तो जो यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है तो वो कौन सी है यहाँ पर, वो है पैंक्रियास। क्यों, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, पैंक्रियास। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, याद रखना है, मास्टर ग्लैंड यदि पूछते हैं तो पिट्यूटरी। और यहाँ पर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है तो वो है पैंक्रियास। Endocrine glands are the ductless gland that release their secretion directly into the blood stream। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को एंडोक्राइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो सीक्रेशन होता है, जो हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, डायरेक्ट सीधा ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वहाँ पर इसको रिलीज़ कर देंगी। और जो रिलीज्ड हार्मोन रहेगा जो कि टारगेट सेल्स होंगी उन्हीं पर सीधे जाके काम करेगा। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं इनका सीक्रेशन एक डक्ट के थ्रू होता है एंड देन आफ्टर ये टारगेट सेल्स तक पहुँचेंगी। कोई भी डक्ट के थ्रू इनका सीक्रेशन होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो भी रिलीज होगा सीक्रेशन होगा, पहले एक डक्ट के थ्रू जाएंगे देन आफ्टर टारगेट सेल्स में पहुँचेंगे। तो पैंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है एब्डोमेन में जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। तो एंडोक्राइन पार्ट यदि इसका आपसे पूछते हैं तो इसके जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो कि इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, कहाँ पर, सीधा ब्लड में। और जो इसके जूस जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं ये एक्सोक्राइन का काम करेंगे। तो यहाँ पर जब आपसे पूछते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड यदि पैंक्रियास का एंडोक्राइन वाला जो फंक्शन है वो कौन सा है, तो एंडोक्राइन पार्ट में वो फंक्शन आएगा कि जब पैंक्रियास की जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, तो ये तीनों जो सीक्रेशन करते हैं जो हार्मोन्स होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन, सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। और एक्सोक्राइन फंक्शन में वो फंक्शन आ जाएंगे कि एक डक्ट के थ्रू जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो इनका एक एक्सोक्राइन फंक्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हों कि यदि पैंक्रियास का पता है आपको कि ये दोनों का काम करेगी, बट एंडो और एक्सोक्राइन इनका फंक्शन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नॉर्मल GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो नॉर्मल GFR कितनी होती है, ऑप्शन में है यहाँ पर 100 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट, 175 ml पर मिनट या फिर 150 ml पर मिनट। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR रेट है, नॉर्मली कितनी होती है। तो जो GFR है इसमें क्या किया जाता है, एक तरीके का टेस्ट हो जाता है जिसमें चेक किया जाता है कि आपकी किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। हाउ मच ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलाई इन ईच मिनट। GFR में क्या किया जाता है कि कितना ब्लड एक मिनट में ग्लोमेरुलाई से जो पास हो रहा है। वो ग्लोमेरुलाई के बहुत ही टिनी फिल्टर्स होते हैं जो कि किडनी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब GFR की बात की जा रही है कि नॉर्मल कब पता चलेगा और GFR यदि ज़्यादा है तो क्या सिचुएशन होगी, कम है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल होती है वो होती है 125 ml पर मिनट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट दैट इज़ अ टेस्ट यूज टू चेक हाउ वेल द किडनी आर वर्किंग, मतलब कि एस्टिमेट्स हाउ मच ब्लड पास थ्रू द ग्लोमेरुलाई पर मिनट। हर एक मिनट में जो ग्लोमेरुलाई किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं इनको ग्लोमेरुलाई कहा गया है, एक मिनट में कितना ब्लड है जो पास कर रहे हैं, जो कितना वेस्ट है वो फिल्टर कर रहे हैं ब्लड से, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जो नॉर्मल होती है वो होती है 125 ml पर मिनट। यदि GFR 60 से भी कम है दैट मीन्स आपको किडनी डिसीज़ है। इफ़ योर GMR इज़ लेस देन 60 और बिलो 60 दैट मीन्स आपको कोई किडनी डिसीज़ है। और यदि 15 से भी कम है तब किडनी फेलियर की सिचुएशन आपको डेवलप हो चुकी है। तो एक रेंज होती है, नॉर्मल होती है 125 ml पर मिनट, देन ये रेंज जैसे जैसे कम होती जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन टू चेंज चाइल्ड्स बिहेवियर इन अ चाइल्ड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD का यदि कोई बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चा है, तो यदि हमें उसके बिहेवियर को चेंज करना है तो एज ए नर्स मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा? ऑप्शन में है सेडेट चाइल्ड फॉर हाइपर एक्टिविटी, रिवॉर्ड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यूज ऑफ सेक्यूलेशंस एंड रिस्ट्रेंट्स, एग्रेसिव पनिशमेंट्स। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का यदि कोई बच्चा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है वो बच्चा, तो यहाँ पर जब ADHD के बच्चे की बात की जा रही है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा हाइपर रहेगा और उसमें हाइपर रहने के साथ साथ उसमें एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, इम्पल्सिविटी भी होगी, इरिटेबल भी होगा। तो इस टाइप के बच्चे को आप कैसे है जो हैंडल करेंगे? तो यदि आपके पास कोई अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का बच्चा है, आपको उसके लिए एज अ नर्स आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? ना तो आप उसको सेडेटिव्स दे सकते हैं, उसकी हाइपर एक्टिविटी वो ज़्यादा एक्टिव है तो उसको आप सेडेटिव्स नहीं दे सकते, ना ही उसको बांध के रख सकते हैं, ना ही आप उसको पनिश कर सकते हैं। तो इस टाइप के केस में आप उस बच्चे को क्या करेंगे कि यदि वो कुछ अच्छा काम करेगा तो आप उसको अप्रिसिएट कीजिए कि आप इससे अच्छा और काम करेंगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, गिफ्ट दिए जाएंगे। उसको आप समझा के भी ये काम करवा सकते हैं। तो ऐसे केस में आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रिवॉर्ड द एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यदि इन केस आपको यदि इस टाइप के बच्चे मिलते हैं तो आप उनको ना तो पनिश करें, ना बांध के रख सकते हैं, ना ही उनको सेडेटिव्स और कुछ अदर मेडिकेशंस दे सकते हैं। आप उनमें ओनली उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं कि आप यदि अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई गिफ्ट दिया जाएगा, चॉकलेट्स दी जाएंगी। तो ये सब करके भी आप उस बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर ऑस्ट्रिया। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी इनका जन्म है जो कहाँ पर हुआ था, जिसको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आता है लेडी विद द लैम्प। तो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म हुआ था इटली में 12 मई 1820 को। कब? 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं? 12 मई 1820 को। 12 मई को हम हर साल क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। तो इसी दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल फर्स्ट नर्स थी, इनका जन्म हुआ था इटली में 12 मई को। कब? 1820 में। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ के तौर पर हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द एप्रोप्रिएट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इन एन इन्फेंट और चिल्ड्रन। तो एक शिशु या बच्चों के जीवन के पहले वर्ष की लंबाई में उचित वृद्धि क्या होगी? तो यदि कोई एक बच्चा है तो उसकी 1 साल के अंदर है जो हाइट कितनी बढ़ जाएगी, कितनी लेंथ है जो बढ़ जाएगी? बर्थ के बाद की पूछी है यहाँ पर, ना कि पूरी टोटल मिला के पूछी है। तो ऑप्शन में है 13 सेंटीमीटर। ये सभी जो रेंज है यहाँ पर रेंज दी हुई है सभी सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बच्चे का पहले साल में फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जो लेंथ है, हाइट है, लंबाई है, कितनी बढ़ेगी? ऑप्शन में 13 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो एक एवरेज बच्चे की यदि बात की जाए तो जो हाइट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 50 सेंटीमीटर एट द बर्थ। किसी की हाइट 45 से हमेशा ज़्यादा ही होती है, बहुत ही रेयर केस में बच्चों की हाइट है जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर से कम होती है, बट एवरेज पूछते हैं तो 50 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो यहाँ पर कहा है कि 1 साल में कितनी होगी? तो एट द बर्थ यदि कितनी हुई? 50 सेंटीमीटर हुई। तो पूरे 1 साल तक उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी? तो पूरे 1 साल तक उसकी हाइट बढ़ेगी 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 75 सेंटीमीटर 1 साल में बच्चे की हाइट है जो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर से, आप पर्पल कलर से यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मली कितनी होती है? 45 से 55 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गई, बढ़ेगी। ऑलरेडी 50 तक जो एक एवरेज हाइट मानी जाती है 50 सेंटीमीटर है। तो 1 साल तक की एज में किस हिसाब से बढ़ेगी कि जब बच्चा पैदा होगा
0 to 6 मंथ तक 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगी। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से हाइट बढ़ी। एंड 6 से 12 महीने की एज तक जो हाइट बढ़ेगी वो कितनी होगी? 1.25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब आप इस हाइट का कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे याद रखें कि फर्स्ट 6 मंथ तक 0 to 6 मंथ तक हाइट पर मंथ 2.5 सेंटीमीटर बढ़ेगी एंड देन 6 to 12 मंथ तक 1.25 सेंटीमीटर के हिसाब से हाइट है जो बढ़ेगी। तो यहाँ पर 1 साल में यदि पूछते हैं तो 1 साल के बच्चे की हाइट कितनी हो जाती है? 75 सेंटीमीटर। यदि एवरेज 50 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है पूरे 1 ईयर में तो कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द बेबी हाइट एट बर्थ इज 50 सेंटीमीटर देन व्हेन इट विल बी डबल। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि बच्चों का बर्थ वेट यदि 2 किलो है, 3 किलो है तो डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि हाइट 50 सेंटीमीटर है तो जो बच्चे की हाइट है वो डबल कब हो जाएगी। यदि जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो यह दुगनी कब हो जाएगी, डबल। ऑप्शन में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर। तो यदि बच्चे की हाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 सेंटीमीटर है तो ये डबल कब होगी। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि 1 ईयर की एज में कितनी बढ़ती है? 25 सेंटीमीटर बढ़ेगी। तो यहाँ पर डबल कब हो जाती है? 4 साल में हो पाएगी। 50 सेंटीमीटर की 100 सेंटीमीटर हाइट जब बच्चे की एज 4 साल तक की हो जाएगी तब हो पाएगी। यहाँ पर देखिए 50% इन फर्स्ट ईयर, इट शुड बी डबल एट 4 ईयर ऑफ एज। तो यदि 50% तक हाइट आपसे पूछा जाता है तो कब बढ़ जाएगी ये? तो ये बढ़ेगी जब बच्चे की एज 1 साल तक की होगी। यदि 50 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ बर्थ है तो पूरे 1 ईयर में कितनी बढ़ पाएगी? 50% और बढ़ेगी। 50% का 50 कितना होगा? 25% होगा तो 75 हो गई। अब यदि इसको डबल पूछते हैं तो डबल कब होगी? 4 साल की एज में और ट्रिपल 13 साल की एज में। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि यदि हाइट का 50% पूछते हैं तो फर्स्ट ईयर में, डबल पूछते हैं तो 4 साल की एज में, ट्रिपल पूछते हैं तो 13 साल की एज में। यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ हाइट 50 सेंटीमीटर है, यदि ये 3 गुना पूछते हैं आपसे तो यदि डबल हो जाएगी 4 साल में और 3 गुनी पूछते हैं तो ट्रिपल मतलब कि 13 साल की एज में। अब यदि बर्थ वेट आपसे पूछते तो ये तो हाइट चार्ट हो गया कि बच्चे की हाइट किस हिसाब से बढ़ेगी। यहाँ हमने पढ़ा कि 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ेगी, देन 6 to 12 मंथ के बाद 1.25 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जब कैलकुलेट किया जाता है तो हाइट इस टाइप से आएगी। फिर यदि वेट की बात की जाती है कि बच्चों का बर्थ वेट है जो डबल कब हो जाता है या फिर ट्रिपल कब हो जाता है, तो यहाँ पर बच्चे का बर्थ वेट यदि 2.5 kg है तो ये 5 to 6 मंथ की एज में डबल हो जाएगा, राइट। यदि बर्थ वेट 2.5 kg है तो 6 मंथ में डबल होगा। 1 ईयर की एज में कितना हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। और 2 ईयर की एज में बच्चे का वेट 4 गुना है जो हो जाएगा, 4 टाइम्स द बर्थ वेट। तो इस टाइप से आपको बर्थ वेट और हाइट दोनों को कैलकुलेट करके रखना है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डायफ्राम इज सप्लाइड बाय विच नर्व। तो डायफ्राम है वहाँ पर कौन सी नर्व के द्वारा सप्लाई होती है? फ्रेनिक नर्व, इंट्राकोस्टल नर्व, पेरोनियल नर्व या फिर वैगस नर्व। तो डायफ्राम में कौन सी नर्व है जो सप्लाई करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में फ्रेनिक, इंट्राकोस्टल, पेरोनियल या फिर वेगस। तो जो डायफ्राम में जो नर्व की सप्लाई वो होती है फ्रेनिक नर्व के द्वारा। जो C3 के थ्रू C5 नर्व रूट होता है, यहीं से जो फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट होगी, तो यही है जो क्या करती है? डायफ्राम को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डायफ्राम में जो नर्व सप्लाई है वो कौन करता है? तो वो करती है फ्रेनिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ स्टेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस इज। तो मियोसिस और माइटोसिस हमने दोनों प्रोसेस पढ़ी हैं। तो यहाँ पर है माइटोसिस की जो सेल डिविजनल स्टेज होती हैं वो किस टाइप से सही सीक्वेंस में है? समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिकाओं की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज।
नेक्स्ट ऑप्शन है मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज या फिर टीलोफेज। लास्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है सेल डिवीज़न के लिए, क्रोमोसोमल डिवीज़न के लिए, तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है वो कौन सा है, तो वो है फर्स्ट इज प्रोफेज। ये देखिए यहाँ पर सेंट्रोमियर है एंड क्रोमोसोम्स हैं, सभी इस तरीके से रहेंगे। फिर आती है मेटाफेज की स्टेज, प्रोफेज देन मेटाफेज। थर्ड में आएगा एनाफेज। एनाफेज में 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगेंगे सेंट्रोमियर्स। लास्ट रहेगी टीलोफेज। तो टीलोफेज में 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो सही सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन आफ्टर दैट a term baby which have hypoglycemia blood glucose level will be। तो एक टर्म बेबी है जिसको क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन है, दैट मीन्स उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कम है। ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेंज यहाँ पर क्या होगी, तो टर्म जो बेबी है ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया है उसको ऑलरेडी, तो रेंज आपको बतानी है कि टर्म बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया में जो ब्लड शुगर लेवल है उसकी रेंज क्या होगी। ऑप्शन में लेस देन 20 mg पर DL, लेस देन 70 mg पर DL, लेस देन 30 mg पर DL या फिर लेस देन 50 mg पर DL। तो यदि कोई हाइपोग्लाइसीमिया का बच्चा है, टर्म बेबी है, हाइपोग्लाइसीमिक है, तो जो रेंज होगी वो कितनी होगी, वो होगी 50 mg पर DL से भी कम। क्यों, यहाँ पर ये देखिए एक चार्ट के थ्रू आपको बता देते हैं कि जो नॉर्मल यदि हाइपोग्लाइसीमिया टर्म बेबी में आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 40 mg पर DL है, तो क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। तो फिर यहाँ पर आप 30 mg पर DL को मार्क करते हैं यदि, तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक रेंज आ जाती है। तो यदि यहाँ पर आपसे कहते हैं, यदि प्री टर्म के लिए पूछते हैं कि प्री टर्म बेबी में जो कि प्रीटर्म न्यूनेट है 0 to 72 घंटे उसको डिलीवर हुए हैं, तब उसमें रेंज लेस देन 50 mg पर DL। तो यदि यहाँ पर ऑप्शन में टर्म बेबी के लिए भी पूछा है और आप यदि 30 mg पर DL को मार्क करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक कैटेगरी में बेबी चला जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के आप जाएंगे तो आंसर होगा आपका D। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ लाइफ जो ग्लूकोज लेवल होता है कितना होता है, 40 से 60 mg पर DL, कितना 40 to 60 mg पर DL। सेकेंड डे होता है 50 to 90 mg पर DL। तो यहाँ पर यदि हाइपोग्लाइसेमिक रेंज आपको आती है कि फुल टर्म में कितनी होती है, तो फुल टर्म में जो हाइपोग्लाइसेमिक जो रेंज होती है वो कितनी होती है, लेस देन 40 mg पर DL। और यदि बच्चा जब फुल टर्म है, फुल इन्फेंट है, तो लेस देन 60 mg पर DL हाइपोग्लाइसेमिक रेंज है, ब्लड ग्लूकोज की रेंज है कि यदि इतने से कम है तब बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में है। फिर यहाँ पर जो रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा यदि बच्चा जब 1 ईयर्स 2 ईयर्स एज से ज़्यादा का हो जाता है, तो नॉर्मली होती है 70 mg पर DL, वही रेंज यहाँ पे मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि हाइपोग्लाइसेमिक के लिए पूछा है तो 50 mg पर DL, यदि ऑप्शन में आपको 40 mg पर DL है तब आप इसको मार्क कर सकते हैं, बट इनकेस 40 नहीं है तो आप 50 को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस और स्टेप ऑफ एब्डोमिनल असेसमेंट। तो आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका एक स्टेप होता है एब्डोमिनल असेसमेंट। तो यदि आप एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो करेक्ट सीक्वेंस है जो क्या स्टेप सही होंगे, ऑप्शन में है इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकसन या फिर पाल्पेशन। नेक्स्ट ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, परकसन या फिर पाल्पेशन। थर्ड ऑप्शन है परकसन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन या फिर पाल्पेशन। लास्ट ऑप्शन है इंस्पेक्शन, परकसन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो यदि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में यदि एब्डोमिनल असेसमेंट करना है, तो एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए आप जो फर्स्ट स्टेप लेंगे वो होगा इंस्पेक्शन, नेक्स्ट होगा ऑस्कल्टेशन, थर्ड होगा परकसन, लास्ट होगा पाल्पेशन। पाल्पेशन और परकसन हम बाद में इसलिए करते हैं ताकि जो बाउल साउंड है उनमें किसी भी तरीके से अल्ट्रेशन ना हो। यदि आपने परकसन और पाल्पेशन, इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन के पहले कर लिया तो हो सकता है कि जो बाउल साउंड आपको प्रॉब्लम के टाइम पर है उनमें कुछ चेंजेस हो जाएं,
इसीलिए जो यहाँ पर स्टेप अपनाए जाते हैं वो होते हैं इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्षण। तो प्रोटीन का सिंथेसिस है, जो प्रोटीन इकट्ठा है जो कहाँ पर होता है, सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन में राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोसोम्स या फिर गोल्जी एपरेटस। तो इतने जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सभी सेल्स के पार्ट हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर हैं। तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पर होता है राइबोसोम्स में। राइबोसोम को फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन के सिंथेसिस होने की। प्रोटीन का जो इकट्ठा है वो पूरा प्रोटीन कहाँ पर जाके होता है, राइबोसोम में, फैक्ट्री कहा जाता है जिसको प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम एनी आर्टिकल, सरफेस और मीडियम इज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें पैथोजेंस किसी भी आर्टिकल, सरफेस से क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं, तो क्या है, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इंसिनरेशन या फिर लाइसिस। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें पैथोजेंस को किसी भी आर्टिकल से क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, तो प्रोसेस कहलाती है डिसइंफेक्शन। क्या कहलाएगी, डिसइंफेक्शन। स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर रिड्यूस करना पूछते हैं तो डिसइंफेक्शन। यदि कहते हैं कि जो माइकोबैक्टीरिया हैं उनको मारना है, किल करना है किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट्स के थ्रू या फिर किसी भी सरफेक्स, दो छोटे से माइनर डिफरेंस हैं, कम करने को कहते हैं तो डिसइंफेक्शन। यदि सीधी माइकोबैक्टीरिया को मारने की बात करते हैं पैथोजेंस की, तब होगा स्टरलाइजेशन। इंसिनरेशन की प्रोसेस है, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको, जो इंसिनरेशन की प्रोसेस होगी, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस अपनाई जाती है, जिसमें जो वेस्ट ट्रीटमेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेशली, उनको एक बायोमेडिकल वेस्ट मेथड इंसिनरेशन, उसके थ्रू क्या किया जाता है, जलाया जाता है एक तरीके से हम कहें तो प्रोसेस क्या है, इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर्ड प्लास्टिक बैग इज नॉट यूज्ड। तो सब लोग हॉस्पिटल में जो भी लोग काम करते हैं उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की होगी कि जो हॉस्पिटल में वेस्ट मैनेजमेंट होता है वहाँ पर कौन से कलर का प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्शन में ग्रीन, रेड, येलो या फिर ब्लू। तो जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट होता है वहाँ पर कभी भी ग्रीन कलर का बैग है जो यूज़ नहीं किया जाता। ग्रीन कलर को रिसाइक्लेबल वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो हॉस्पिटल में वेस्ट मैनेजमेंट होता है वहाँ पर रेड बैग मिलेंगे देखने, ब्लू मिलेंगे देखने, येलो मिलेंगे देखने और ब्लैक बैग मिलेंगे देखने। तो यहाँ पर जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, बट फिर भी आपको यहाँ पे बताया गया है। रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो कैटेगरी हैं, किस सेक्शन के तहत लाई गई हैं, ये सब आते हैं क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में 4 टाइप के बैग यूज़ किए जाते हैं, रेड, ब्लू, येलो एंड ब्लैक। रेड बैग में जो प्लास्टिक वेस्ट होगा, जैसे कैथेटर ले लो, इंजेक्शन, सिरिंज, ट्यूबिंग, IV बॉटल्स, ये सब डिस्कार्ड किए जाएंगे। ब्लू बैग में ऑल टाइप के ग्लास रहेंगे, डिस्कार्डेड मेडिसिन रहेंगी। येलो में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है जो रखा जाएगा, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, प्लेसेंटा हैं, बॉडी फ्लूइड्स हो गए या फिर इन्फेक्शियस वेस्ट हो गया, बैंडेज हो गई, कॉटन हो गया, ब्लड लगा हुआ, तो ये सब इसमें आएंगे। ब्लैक बैग में निडल्स आएंगे विदाउट सिरिंज के, ब्लेड्स, जो भी शार्प आइटम होंगे वो सब किस में आएंगे, ब्लैक बैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइन्स द यूरिनरी ब्लैडर इज। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं स्पेशली जो यूरिनरी ब्लैडर पर लाइनिंग रहेगी, कौन से हैं, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल या फिर स्क्वेमस। तो अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, देन आफ्टर इनके और टाइप होते हैं, सब टाइप होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर पर जो एपिथेलियल टिश्यू हैं वो कौन से हैं, तो वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए यहाँ पर, जिसको यूरोथेलियम के नाम से भी जानते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ टिश्यू दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस बताए गए हैं। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू हैं तो यूरिनरी ब्लैडर पर पाए जाते हैं, इनको यूरोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो आपको टिश्यूज़ के फंक्शन के तौर पर आपको इजीली याद रहेगा कि कौन से टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं।
तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, फॉर्म बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड सीक्रेट द थिंग्स। जहाँ पर भी म्यूकस का सीक्रेशन होता है, जहाँ पर भी कुछ भी फ्लूइड सीक्रेट होता है, वहाँ पर स्पेशली एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं जो पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली जॉइंट्स के यहाँ पर पाए जाएंगे, सपोर्ट करने के लिए रहेंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए रहेंगे, और कुछ भी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रहेंगे। कनेक्ट का मतलब जोड़ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एपिथेलियम वहाँ पर होंगे जहाँ पर कुछ भी म्यूकस, कुछ भी सीक्रेशन होना हो, वहाँ पर पाए जाएंगे। मसल्स जो टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए रहेंगे, जो कि मसल्स में अलग अलग तरीके का फोर्स हो उसके लिए रहेंगे। नर्वस टिश्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जो कि नर्व में ही पाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप इस तरीके से इजी वे में याद रख सकते हैं। देन इनके सब टाइप होते हैं, तो उनमें से आपको क्वेश्चन बनते हैं कि यदि एपिथेलियल है मतलब कुछ सीक्रेशन हो रहा है वहाँ पर, वहीं पर एपिथेलियल होंगे। कुछ सपोर्ट को लेके क्वेश्चन पूछते हैं तब कनेक्टिव होंगे। मसल्स से रिलेट करता पूछेंगे मतलब कुछ फोर्स है यहाँ पर, कुछ कॉन्ट्रैक्शन होने, रिलैक्सेशन होने हैं, तो वहाँ पर मस्कुलर टिश्यू रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है? ऑप्शन में 8 से 12 दिन, 120 दिन, 1 से 3 दिन या फिर 1 दिन का। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स होता है 8 से 12 दिन का। यहाँ पर ये देखिए, अब एवरेज पूछते हैं तो एवरेज आपको अलग याद रखना है। एवरेज होता है 10 दिन का, बट यदि जिस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है आपको आता है तो 8 से 12 दिन। यदि रेड ब्लड कार्पसेल्स का पूछते हैं, आरबीसी का पूछते हैं, तो 120 दिन, 120 डेज। इरिथ्रोसाइट्स है जिसका कितना होगा, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की फिर अलग अलग सेल्स टाइप है, बट यदि ओनली डब्ल्यूबीसी दे दिया जाता है आपको तो 13 से 20 दिन। न्यूट्रोफिल्स 2 से 5 दिन का रहेगा। ईसोनोफिल्स 7 से 12 दिन। बेसोफिल्स 12 से 15 दिन। मोनोसाइट्स का 2 से 5 दिन। लिम्फोसाइट्स का आधे दिन से लेके 1 दिन तक का, मतलब कि 12 आवर टू 24 आवर तक का। और प्लेटलेट्स पूछते हैं एवरेज तो 10 दिन का। यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आता है तो 8 से 12 दिन या फिर 10 दिन, और यदि एवरेज आता है तो 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन कॉजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑक्सीटोसिन का काम सभी है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, मिल्क इजेक्शन, लैक्टोजेनेसिस, मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटोसिन के फंक्शन क्या होते हैं? तो होते हैं मिल्क में लेट डाउन रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन जिसको हम कह सकते हैं, और यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये क्या होगा, 2 काम होगा इसके। और जो मायोएपिथेलियल सेल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन बचता है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना। मिल्क प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? तो वो करता है प्रोलैक्टिन। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लैक्टोजेनेसिस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है। एक तो होता है मिल्क इजेक्शन जिसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। जब बेबी सक करेगा उसके बाद क्या होगा, मिल्क बाहर आएगा ब्रेस्ट मिल्क से, तो क्या हो जाएगा, मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो ये किसका काम है, ऑक्सीटोसिन का। और जो यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो काम किसका है, वो भी ऑक्सीटोसिन का है। क्योंकि लेबर के टाइम पर प्रोलैक्टिन एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन किया जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं चीज़। तो ऑक्सीटोसिन का काम यहाँ पर यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना भी हो गया। और जो लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस है इसका मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होना। और ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, लैक्टोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज। तो हार्ट का पेस मेकर क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन में पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ फेज, ऐसे नोड या फिर एबी नोड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि पेस मेकर क्या है हार्ट का। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने अभी तक अलग अलग जगह के फॉर्म नहीं भरे हैं
तो वो आपको आज ही अपडेट कर दिया जाएगा कि कहाँ के लिए अभी कितनी डेट है जो बची हुई है। ऑल इंडिया कैटेगरी के लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं नहीं। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।